वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि अब हर जगह पर आप देख रहे हैं कि जी आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट आंखें सरअंदाज आपकी हो रही हैं। चलिए, मोबाइल पे बहुत सारे लोग सिर्फ वो ये नहीं कि आजकल बस टिकटॉक ही देख रहे हैं, रील्स भी देख रहे हैं। वैसे ये भी लोगों का पसंदीदा मशगला, जिसे हम हॉबी कहते हैं ना, वो बन चुका है कि कुछ नहीं है करने के लिए तो बस आप बैठे हुए हैं और रील्स देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं। हमारे अपने इर्द गिर्द, हमारे अपने घर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं अक्सर देखती हूँ और मैं तंग भी आ जाती हूँ कि भाई इसमें ऐसा क्या है कि आप कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, कि बैठ के फालतू में आप रील्स देखते चले जा रही हैं। बट इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बहुत सारा काम ही मोबाइल फ़ोन पर है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दफ्तर में वैसे 8-8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें कंप्यूटर पे बैठ के, लैपटॉप पे बैठ के काम करना है। स्टूडेंट्स हैं बहुत जो कि मुसलसल काम करते हैं। सो ऐसे में हमारी नज़र, विजन मुतासर होती है। सो इसके लिए आपको क्या करना है? बहुत सारे लोग जो कि नज़र की कमज़ोरी की वजह से क्या करते हैं जी, लेंस का इस्तेमाल करते हैं। फिर ग्लासेस जो आप इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी मैटर करती हैं, आपकी ग्लासेस कैसी होनी चाहिए। सो ये बहुत सारे सवालात हैं जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत अहम है। इस पर बात करने के लिए विजन कंसल्टेंट फ़ाइज़ा फ़ारूक हैं जी हमारे साथ, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइज़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सबसे पहले मुझे ये बता दें, एक तो मैंने दो तरह के लोग डिस्कस किए ना कि आप हॉबी बन चुकी है अब लोगों की, मोबाइल फ़ोन देखना, रील्स देखना, टिकटॉक्स देखना। सो वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों को काम के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दोनों सूरत में डायरेक्ट हमारी विजन मुतासर हो रही है। Exactly. सो आपने आज हमें सजेस्ट करना है कि हमने मोबाइल फ़ोन को कितने डिस्टेंस पर रख कर देखना अगर ज़रूरी है, कितना टाइम देख के थोड़ी देर आपको रिलैक्स करना है, तरीक़ेकार क्या इसका होना चाहिए? देखिए, मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन या डिजिटल डिवाइसेस को हम अपनी लाइफ से माइनस तो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि ये कुछ ना कुछ इफेक्ट्स तो हमारी आइज़ पे लेके आ रही हैं। सबसे पहले तो इससे आपका विजन ब्लर होने का चांसेस होते हैं। सेकंड थिंग इज़ आपका पोस्चर ख़राब होना शुरू हो जाता है, आपके शोल्डर्स में पेन होती है। थर्ड थिंग इज़ कि आपकी आंखें ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जो आजकल फेस कर रहे हैं सब लोग। और चौथी चीज़ है, आपको इंसोम्निया होने का खतरा होता है, जिसमें नींद कम आती है या रात को आप सो नहीं पाते। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं। एग्जैक्टली, इसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, जिससे आपका स्लीप अवेकनिंग साइकिल डिस्टर्ब होता है। और ये हमेशा होता है स्क्रीन के एक्सेसिव यूज़ की वजह से है, और स्पेशली जब आप रात को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके लिए 3-4 ईजी स्टेप्स हैं जो आपने करने हैं। सबसे पहले तो आपने स्क्रीन का डिस्टेंस मेंटेन रखना है, आंखों के बहुत ज़्यादा करीब नहीं करना। सेकंड थिंग इज़ आपने लुब्रिकेंट्स को प्रॉपर यूज़ करना है, लुब्रिकेट योर आइज, ताकि आपकी आंखों में ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। थर्ड थिंग इज़ आपको जब भी स्क्रीन का एक्सेसिव यूज़ और आपको लगे कि आपका ऑफिस वर्क है 8 घंटे का, 10 घंटे का, तो एक एम्बियंस लाइट अपने साथ लाजमी रखें। अंधेरे में फ़ोन यूज़ करना या अंधेरे में स्क्रीन यूज़ करना, इट्स वेरी डेंजरस है। ओके। तीसरी चीज़ ये है कि आपने लुब्रिकेंट्स, और चौथी चीज़ आपकी ये कि आपने अपनी आंखों को रेस्ट लाजमी देना है। आप स्क्रीन प्रोटेक्टिव ग्लासेस का यूज़ तो करते हैं, लेकिन दे आर नॉट दैट इफेक्टिव, बिकॉज आपने जब तक अपनी आंखों को रेस्ट नहीं देना। रेस्ट करने का भी तरीका ये एक सिंपल रूल होता है 20-20-20, कि आपने हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर देखना है। इट्स द एग्जैक्ट एक्सरसाइज जो आपको परफॉर्म करनी होती है हर 20 मिनट के बाद, ताकि आपके आइज जो हैं वो प्रॉपरली काम कर सकें और बगैर थके काम कर सकें। अदरवाइज आप जो भी प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगाते हैं, स्क्रीन प्रोटेक्टिव ग्लासेस जो आजकल मार्केट में बहुत सारे आते हैं, तो वो आपके लिए एक हार्म को कम नहीं कर रहे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके साथ बच्चों की अगर हम खास तौर पे बात कर लें, उनकी आंखों को किस तरह से मुतासर करती है? क्या नॉर्मल आंखें भी मुतासर हो सकती है? और सबसे पहले क्या आपका जो विजन कमज़ोर होता है उसकी कुछ अगर सिम्टम्स मैं आपसे पूछना चाहूँ तो वो क्या होंगे? देखिए, विजन डिस्टर्बेंस ऐसा तो नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये कोई बीमारी नहीं है जो सडन आती है और सडन चले जाती है। इट्स ब्रेन लर्निंग। ब्रेन कितना लर्न कर रहा है आपके नॉर्मल एक्टिविटीज से, स्पेशली ये बच्चों में होता है। तो बच्चे अपनी चीज़ों को, अपने प्रॉब्लम्स को, स्पेशली विजन रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, उनको फ़ौरन से बता नहीं सकते, जज नहीं कर सकते। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको हर थोड़े दिन बाद, हर साल में एक दफ़ा, आफ्टर एवरी 6 मंथ्स उनको लाजमी चेक कराना चाहिए। बिकॉज बच्चे इस चीज़ को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो बताते भी नहीं है। और फिर जब उनको पता चलता है, पेरेंट्स को कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी फील होती है, तब तक अक्सर काफ़ी देर हो चुकी होती है, बच्चे का विजन बहुत ज़्यादा ब्लर हो चुका होता है। तो उसके लिए फिर हमें अल्टीमेटली ग्लासेस लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है कि हमें खुद को एक चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा बच्चों के लिए। सही। सो ग्लासेस की जब आपने बात की तो हम इसको भी बॉदर नहीं करते हैं। कभी भी किसी शॉप पे गए और जाके आपने इवन ग्लासेस वाली शॉप पे चले जाते हैं, वहाँ से ही आप अपनी नज़र चेक करा के ग्लासेस लगवा लेते हैं। कितना अहम मरला होता है।
बिल्कुल, देखें जब आप किसी भी ग्लासेस वाली शॉप पे जाते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको कोई प्रोफेशनल स्टाफ डील कर रहा है या नहीं, क्योंकि आजकल नॉन प्रोफेशनल या नॉन क्वालिफाइड ऑप्टिशियंस जो हैं, जो सिर्फ प्रैक्टिस से आते हैं, वो लोग ज़्यादा डील करते हैं। आपको वीएन देखिए, यूनिवर्सिटीज़ हर साल इतने वीएन स्पेशलिस्ट भेज रही है मार्केट में, तो इसका मतलब है कि वो हमारी कंसल्टेशन के लिए ही ऑब्वियसली, तो हम लोग उनकी कंसल्टेशन नहीं लेते। अक्सर लोगों को पता भी नहीं है कि ये कोई फील्ड है या इस तरीकों को कैसे आपने किस डॉक्टर के पास जाना है, क्या प्रोसेस है इन सब चीज़ों का। तो ये चीज़ें आपने खुद से देखनी होती हैं और जाके किसी प्रोफेशनल से रब्ता करें, उससे आपने अपने ग्लासेस के लेंसेज जो भी आपको चाहिए या कोई भी कंसल्टेशन है रिलेटेड टू योर विजन, उसके लिए प्रोफेशनल का होना ज़रूरी है। दुकान पे जाके सेल्स प्रोफेशनल का रोल क्या होता है, हमें ये बता दें। वो आपको क्या क्या चीजें गाइड करता है जो एक आम बंदे को तो बिल्कुल नहीं वो पता। आपको कॉन्टेक्ट लेंसेज की कैटेगरी गाइड कर सकता है, वो आपको स्पेक्टिकल्स ग्लासेस के जो लेंसेज है वो बता सकता है कि आपको किस पर्पस के लिए कौन से ग्लासेस चाहिए। ठीक है, आपकी डाइट के बारे में आपको बता सकता है जो आपकी आइज के लिए इफेक्टिव है और जो आपकी विजन के लिए इफेक्टिव है। तो आई थिंक दिस इज इट फॉर आवर आइज। अगर इससे ज़्यादा तो मतलब हमारी आइज के लिए इतनी कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये कि हमें अल्टीमेटली कंसल्टेशन चाहिए, एक वर्डिक्ट चाहिए डॉक्टर की तरफ अच्छा, से। ये जो आम तौर पर हमें सनग्लासेस बाहर मिल रही होती हैं, पठान लेकर घूम रहे होते हैं, सस्ती मिल जाती हैं, इस्तेमाल करनी नहीं चाहिए? नुकसान सन ग्लासेस में स्क्रीन प्रोटेक्टिव ग्लासेस के साथ साथ एक हमारे पास एलिमेंट होता है जो यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस होते हैं, ये पोलराइज्ड ग्लासेस होते हैं। अगर वो आपको फॉर फैशन पर्पस मिल रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट दैट कि चीपर है या एक्सपेंसिव है, यू कैन गो फॉर दैट। आपकी अपनी ग्लासेस जो है ये नजर की हैं? यस। अच्छा जी, सो इसकी क्या क्वालिटी, अगर आप मुझे उतार के दिखा के बता भी देंगी ताकि हमारे देखने वालों को पता चल जाए कि आपकी ग्लासेस ऐसी होनी चाहिए। वैसे तो ये फ्रेम आपको सूट कर रहा है, थैंक यू सो मच। इसको भी देखना चाहिए? नहीं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, और लेकिन लोग पता क्या करते हैं, ट्रेंड में क्या चल रहा है वो, ऑब्वियसली मैं भी ग्लासेस लगाती हूं तो मैं भी ट्रेंड को भी फॉलो करती हूं। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी स्क्रीन प्रोटेक्टिव ग्लासेस क्या होती हैं, किस तरह का फ्रेम सूट करते हैं हमारी आइज पे, हमें लेंसेज कौन से लगाने हैं, हम ये रिसर्च नहीं करते। हम सिर्फ ट्रेंड के पीछे जाते हैं, इधर इट्स गुड और बैड। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लाइकवाइज अगर मैं अपनी फील्ड में देखूं तो मैंने पूरा 1 साल स्टडी किया है कि आपके ग्लासेस डिस्पेंस कैसे होते हैं, ग्लासेस बनते कैसे हैं, आपको कौन सी शेप है जो आपके किस फेस पे सूट करती है। लेकिन ऑब्वियसली लोग इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस इसलिए नहीं लेते कि वी हैव टू गो विद द ट्रेंड, तो इस वजह से ये चीज़ें माइनस हो जाती हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपको इस चीज़ के बारे में कंसल्टेशन होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बड़े एक्सपेंसिव बनते हैं, अगर आप अपनी फेस के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक आप कम कीमत में भी अच्छे ग्लासेस बनवा बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखें, अगर हम मोबाइल फ़ोन अफोर्ड कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये ग्लासेस को हम अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो 80% तक लर्निंग है हमारी बॉडी की, हमारे ब्रेन की, वो थ्रू आइज है। बिल्कुल, सिर्फ टच के थ्रू, सिर्फ हियरिंग के थ्रू, टेस्ट के थ्रू हम चीज़ें नहीं फाइंड आउट कर सकते, हमें अपनी आंखों की नज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर हम ये खुद नाइंसाफ़ी करते हैं अपनी आइज के साथ कि हम उसके लिए कोई कंसल्टेशन। अच्छा जी, क्या ऐसे भी होता है कि मुसलसल अगर आप ग्लासेस लगाते चले जा रहे हैं तो आपकी आइज जो है वो बिल्कुल वो रुक जाती है, आपका वो बैक होना शुरू हो जाता है, विजन आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है? ये एग्जांपल्स भी होते हैं? डिफरेंट केसेस होते हैं और हर बंदे पे डिफरेंट रिलाई कर रहा होता है कि उसकी हेल्थ क्या चल रही है। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं बच्चों से, तो बच्चों का विजन डिस्टर्ब होना ही होता है अंटिल ही गेट्स 20 years old। 20 साल के बाद हमारी बॉडी की डेवलपमेंट रुक जाती है, तो आंखों का साइज बढ़ना रुक जाता है, उसके बाद हमारा नंबर रुक जाता है। इफ इज सिस्टमिकली हेल्दी तो हमारी नजर रुक जाएगी। अच्छा। लेकिन उसके लिए भी आपको परमानेंट ग्लासेस लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद फिर जब हम 40 से क्रॉस कर जाते हैं तब नज़दीक का मसला आना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो सबके साथ आता है, ईदर यू वेयर ग्लासेस और नॉट अर्लियर। दो तरह के लोग होते हैं, बहुत ज्यादा रोशनी में रहने के आदी होते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी अंधेरा हमारे गिर्द। दोनों चीजें नुकसान पहुंचाती हैं? नुकसान नहीं पहुंचाता कुछ भी। कुछ लोग यूज टू होते हैं कलर्स के, हम स्टूडियो में बैठने के आती है ना, अब हमने तो मैक्सिमम लाइट में बैठना ही। लेकिन इसमें सिर्फ ये होता है कि कुछ लोगों को फोटोफोबिया, जिसको कहते हैं कि रोशनी से मसला अक्सर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आंखों में से पानी आता है, ये इफेक्ट्स आ सकते हैं। लेकिन ये कोई नुकसान वाली बात नहीं, इसका नुकसान सिर्फ यही है कि आपकी आंखों में से फोटोफोबिया क्या बीमारी है? कोई बीमारी नहीं है, ये जस्ट लाइक द ड्राइनेस ऑफ आवर बॉडी। हम लोगों को ड्राइनेस होती है तो हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तो हम इसको कोई बीमारी कंसिडर नहीं करते, इट्स आवर बॉडी टाइप। तो इसी तरीके से फोटोफोबिया की तेज रोशनी से मसला आता है, यू हैव टू वेयर सन ग्लासेस, या वो ग्लासेस ले लें जब यूवी रेज ज्यादा होती हैं तो वो ट्रांजिशन में आ जाते हैं और आपके सन ग्लासेस बन जाते हैं, और जब आप डे लाइट में
सॉरी क्लियर लाइट में आते हैं तो वो फिर ठीक हो जाते हैं। ठीक है, किसी को भी हो सकता है, इसकी कोई रीजन नहीं है, बस ये कि तेज रोशनी है, आंखों में ड्राइनेस है तो फोटोफोबिया के इफेक्ट आ सकते हैं। ठीक हो गया। अब मुझे ये बता दें, वो लोग जो कि लेंस का इस्तेमाल करते हैं फैशन के तौर पर, कर सकते हैं आप, नुकसान तो नहीं पहुंचाते? देखिए ग्लासेस और लेंसेज दे आर इक्वली फैंटास्टिक, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन है हमारे पास वो थोड़ा सा कॉस्टली है, बिकॉज कॉन्टैक्ट लेंसेज को आपने 3 महीने के बाद अगर आप उसके कंसिस्टेंट प्रोलॉन्ग यूज करते हैं ऑन डेली बेसिस तो आपको 3 महीने के बाद वो लेंसेज को डिस्कार्ड करना है, ठीक है। तो आपको अगर बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको वो लेंसेज को डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा। बहुत हमें चीप्स भी मिल जाते हैं लेंस, बहुत सस्ते से भी मिल जाते हैं, वो क्या आपकी नज़र मुतासर करते हैं? बिल्कुल मुतासर करते हैं। देखें, आपने जब भी कॉन्टैक्ट लेंसेज पर स्विच करना होता है तो आपका कॉन्टैक्ट लेंसेज में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो उसकी ऑक्सीजन परमेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए कि ऑक्सीजन को पास करना हमारी आइज को। सेकंड थिंग, उसका वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो यू आर गुड टू गो, ठीक हो गया। अच्छा जी, कुछ लोग लेंस लगा के मेकअप भी कर लेते हैं, मुंह भी धो लेते हैं, लेंस लगा के सो भी जाते हैं, और लेंस लगा के पूरा पूरा दिन भी फिरते रहते हैं, कोई नुकसान तो नहीं है इसका? नुकसान ये कि आपकी आइज को ड्राई कर देता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको लुब्रिकेंट्स का प्रॉपर यूज करना चाहिए। जैसे आपको मेरा ख्याल है सारा टाइम कॉन्टैक्ट लेंसेज में रहना पड़ता होगा, तो इट्स बेटर कि एक तो आप ब्रांड वो चूज करें जिसमें ऑक्सीजन परमेबिलिटी और वाटर कंटेंट ज्यादा हो। दूसरी चीज है कि लुब्रिकेंट्स यूज किया करें ताकि आपकी आइज ड्राई नहीं होनी चाहिए। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? सॉरी, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देखिए, मैसेज देखने वालों को ये देना चाहिए कि ग्लासेस लगा लेना, हमारा असल में ये अलमिया है कि हम ग्लासेस को समझते हैं कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास, किसी विजन कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो वो फोर्सफुली ग्लासेस लगा देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बगैर किसी नंबर के, बगैर किसी एरर के हम किसी को दवाई नहीं दे सकते, ठीक है। तो सेम वे बगैर किसी नंबर के हम किसी को ग्लासेस नहीं पहना सकते, तो ग्लासेस से डरना नहीं होता। अच्छा चलिए, वाइंड अप की तरफ तो हम जा रहे थे, बट मुझे ये बता दें आगे स्मॉग भी आ रही है, जिन लोगों की विजन बिल्कुल क्लियर है वो भी अगर बाहर निकलते हुए ग्लासेस लगा लें, जो बिल्कुल प्लेन ग्लासेस होती हैं, एग्जैक्टली, आपकी आंखें सेफ, बिल्कुल उसको लगाना चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको अपने विजन कंसल्टेंट से, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, बल्कि टाइम टू टाइम दिखाते रहना चाहिए। बिल्कुल दिखाना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत वेलकम। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। अच्छा जी, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी मुलाकात करा देते हैं जी मेडिकल के स्टूडेंट्स। आपने बहुत सारे देखे हैं, आपसे मिलवाते भी रहते हैं, बड़े कामयाब लोग, जो बड़ी बड़ी मिसालें जो हैं इस शोबे में, हम आपसे उनकी मुलाकात कराते रहते हैं जी। बट आज के मेहमान के बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी, ये मुसन्निफ़ हैं, हेल्थ सर्विसेज एकेडमी का आपके बारे में आपको बताते चलूँ। इस्लामाबाद के सिर्फ तिबी तालीम के पाकिस्तान के सबसे पहले मुसन्निफ़ के तौर पर इनको एजाज़ से नवाजा गया है, और इनकी ये जो किताब है ये ख़ास तौर पर हेल्थ से रिलेटेड ही है। अब हम आज अपनी मेहमान से जब गुफ्तगू करेंगे तो उनसे पूछेंगे कि उनको ख्याल कैसे आया बेसिकली ये बुक लिखने का, इस बुक में क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल की गई हैं, क्या स्टूडेंट्स को गाइडेंस दी गई है, हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं जी। अपनी मेहमान का तारुफ कराना चाहूँगी, सुंबुल आरिफ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सुंबुल। वालेकुम अस्सलाम मैडम, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कब और कैसे ख्याल आया कि आपने बुक लिखनी है? खुद अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ही आपको ख्याल आया? जी, मैं ग्रेजुएट भी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की हूँ। उसके बाद 2017 से मैं टीचिंग प्रोफेशन से एसोसिएटेड हूँ। मैं लेक्चरार हूँ अलाइड हेल्थ साइंसेज की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और मैंने डिफरेंट सर्टिफिकेशंस भी की हैं लाइक मेडिकल एजुकेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑनर्ड टू बी द फर्स्ट पाकिस्तानी ऑथर हु रोट ए बुक ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द मेडिकल एजुकेशन। इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो मैंने 2021 में लिखा था। अच्छा। और ये मेरा सेकंड एडिशन है। अच्छा। फर्स्ट एडिशन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली, उससे मुझे मोटिवेशन मिली, तो फिर मैंने इसका सेकंड एडिशन लिखा। और इस बुक का पर्पस ये है, जो भी मेडिकल प्रोफेशन से एसोसिएटेड हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सिस हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों या मेडिकल स्टूडेंट्स हों, उन सब के लिए एक ये गाइड है, प्रैक्टिकल गाइड, जो कि इफ़ेक्टिव भी है और स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग पर बेस्ड है। और मुझे इंस्पिरेशन कैसे मिली ये बुक लिखने की, जब मैंने मेडिकल सर्टिफिकेशंस की और ड्यूरिंग टीचिंग मैंने रियलाइज़ किया कि अभी तक पाकिस्तान में किसी ने भी ऐसी कंसाइज बुक नहीं लिखी जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो फिर मैंने देखा कि स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। सही। और टीचर्स के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड का होना बहुत ज़रूरी है। तो आई डिसाइडेड एट दैट टाइम टू क्रिएट समथिंग जो कि इफ़ेक्टिव भी हो और रियल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड हो। ठीक है।
इसमें क्लासरूम के एक्सपीरियंसेस, क्लिनिकल के एक्सपीरियंसेस ऐड किए हैं। सो आपने अपने एक्सपीरियंसेस में बताए, इर्द गिर्द वाले लोगों के एक्सपीरियंस बताए, क्या क्या चीज़ें और क्या क्या टॉपिक्स हैं बेसिकली बुक के? इस बुक में थेरीज हैं, अप्लाई कैसे करनी है स्टूडेंट्स पे, टीचिंग मैथडोलॉजीज हैं, इसमें डिफरेंट थेरीज को पढ़ेंगे। इसमें प्रोफेशनलिज्म है, लीडरशिप है, इसमें रोल है डिफरेंट हेल्थ प्रोफेशंस का, वो किस तरह से अपना रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। और इसमें करिकुलम डिज़ाइन करने की हैं, क्योंकि आप देखते हैं जब भी कोई कोर्स या डिग्री शुरू होती है तो उसका एक गाइड होती है ना करिकुलम के, हमने ये इस कोर्स में क्या पढ़ाना है थ्रू आउट द ईयर्स, क्या पढ़ाना है। तो उसके लिए जो स्टेप्स हैं वो क्या स्टेप फॉलो कर कर एक करिकुलम डिवेलप होता है और करिकुलम की एक लेडर बनती है। इसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऐड की गई है, डिफरेंट स्टेप्स हैं और हर चैप्टर्स में मैंने रियल एक्सपीरियंसेस ऐड किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले से ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। कितने दिन में लिखी बुक? ये हाफ ईयर में लिख लेती हूँ मैं। खुद मेडिकल प्रोफेशन के लोग जो हैं आपकी बुक को किस तरह से देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि इससे पहले? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका सारा जो है वो क्रेडिट देना चाहूँगी अपने टीचर्स को, अपने मेंटोर्स को, अपनी यूनिवर्सिटी को, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को और हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, जो अपनी फैकल्टी को ग्रो करने के लिए, अपने आइडियाज़ को रियलिटी में तब्दील करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी दी टू राइट समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ किंग एडवर्ड। सही। सो आपके यहाँ तक पहुँचने में किंग एडवर्ड का रोल क्या समझती हैं, कैसा इदारा है? जब आप फर्स्ट टाइम वहाँ गई और अब माशाल्लाह से आप पढ़ा रही हैं, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रा बताएं। कभी सोचा था कि आप यहीं पे पढ़ाएंगी? अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट भी। एक तो जो भी मेडिकल में जाना चाहता है उसका तो ये ख्वाब होता है कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाए। तो मेरा ये बड़ी लाइक स्टूडेंट थी आप क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। ये तो मेरे टीचर्स ही बता सकते हैं। वो आप फिर भी होता है ना, पढ़ाकू बच्चों को पता होता है। अगर आप माशाल्लाह से किंग एडवर्ड में आपका एडमिशन हुआ तो लाइक ही होंगी, बट वो ये होता है ना कि आपको खुद पता होता है कि आपकी कितने एलिजिबल हैं आप। और मुझे 8 इयर्स हो गए हैं, मोर देन 8 इयर्स टीचिंग प्रोफेशन से मैं एसोसिएटेड हूँ यहाँ पर। सही सही। सो खुद वहाँ से पढ़ना और फिर वहाँ पर खुद पढ़ाना। आप भी स्टूडेंट थी, कभी आप उन बेंचेस पे बैठ के लेक्चर लिया करती थी, कैसा फील होता है तब अपने स्टूडेंट्स को एज ए स्टूडेंट अपने टीचर्स को देखना, और आज खुद जब आप टीचर हैं तो किस तरह से फील होता है? आपके टीचर्स भी वहाँ पे मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं। तो उनकी मौजूदगी में तो ज़्यादा वो एक आप पे होता है ना, बर्डन सा फील होता है कि अभी अब हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं और बड़ा प्राउड फील करती हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ। और मैं जो सोचती थी कि ऐसा मेरे साथ होना चाहिए एज अ स्टूडेंट, वो मैं अब उन पे अप्लाई करती हूँ। ताकि आपकी फील्ड कौन सी है? मेरी फील्ड है ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स। अच्छा, और इसी पे आप पढ़ा भी रही हैं? बिल्कुल ऐसे ही। सही। इसके बारे में हमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स ना ऑर्थोपेडिक्स की सब स्पेशलिटी है। अच्छा। जिसमें रिहेबिलिटेशन आ जाती है। अच्छा। अब ऐसा है कि इसमें ना डिवाइसेस बनती हैं, कुछ स्पेशल जो लोग होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है, माजूरी की सूरत में इस्तेमाल होती है। कुछ हेल्पिंग डिवाइसेस होती हैं, असिस्टिव डिवाइसेस, और कुछ जो है वो अज़ा कटने के बाद जो लगती हैं आर्टिफिशियल डिवाइसेस हैं। तो पहले ऑर्थोटिक्स का जिक्र कर लेते हैं। ऑर्थोटिक्स सब्जेक्ट है और जो चीज़ें बनती हैं उनको ऑर्थोसिस कहते हैं। तो ये डिवाइसेस जो हैं ये हेल्पिंग हैं, सपोर्टिव हैं। कोई अनस्टेबल बॉडी पार्ट है उसको स्टेबलाइज करने के लिए देते हैं। इसकी मैं एग्जांपल्स देती हूँ। कुछ छोटे बच्चों के पाँव टेढ़े होते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल बूट्स बनते हैं, शूज़ बनते हैं, उनको दी जाती है। फिर दोनों घुटनों के दरमियान गैप का ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना। अल्लाह ताला ने हमारे पाँव में एक खम रखा है ना थोड़ा सा, तो वो फ्लैट फीट हो जाना, लोगों के बिल्कुल फ्लैट होते हैं फीट, और उनके लिए आर्चीज बनाना। और फिर इसमें आप देखें कि कुब निकला होता है, अगर वो स्पेसिफिक डिग्री तक है तो उसको भी करेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोटिक डिवाइसेस। अच्छा, वो कैसी डिवाइस होती है? बहुत सारे बच्चों को तो हम देखते हैं उनकी बिल्कुल ही कमर ऐसे होती है ना, उनके लिए बनती है बोस्टन ब्रेस बनती है। पाकिस्तान में इस तमाम चीज़ें बिल्कुल ये अवेलेबल है। हमारे मियां हॉस्पिटल में पूरी ऑर्थोटिक्स प्रोस्थेटिक्स की वर्कशॉप है। अच्छा, अब होता क्या है, पेरेंट्स जो है ना वो नज़रअंदाज कर देते हैं बच्चियों के शोल्डर, अगर कुछ बच्चियों के ना बिल्कुल ऐसे आगे की तरफ होते हैं ऐसे, वो भी पेरेंट्स नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। फिर कुछ बच्चों की कमर बिल्कुल ही ऐसी होती है, ऐसे हंचबैक। हाँ, तो इसको नज़रअंदाज करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मौजूद है, लेकिन लोगों को मेरे ख्याल से अवेयरनेस ही नहीं है इस बारे में। इसलिए जब भी मौका मिले हमें, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम ऐसी जो है वो अपने नॉलेज को शेयर करें लोगों के साथ, इनके पेरेंट्स। और मुझे लगता है पेरेंट्स को अवेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है ना। बिल्कुल ऐसे, ताकि वो इनको सेंटर्स पर लेकर आए। अच्छा, इसके लिए क्या वो कराया जाता है? कुछ एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती है, फिजियोथेरेपी होती है,
फिर इन डिवाइसेस से हेल्प होती है? ये रिहेबिलिटेशन सिर्फ एक वन मैन शो नहीं होता, इसमें एक टीम बनती है। रिहेबिलिटेशन टीम कंसिस्ट होती है ऑर्थोपेडिक सर्जन पे, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है, इसमें साइकेट्रिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है और ऑर्थोटिस्ट प्रोस्थेटिस्ट का रोल है। सिमिलरली अगर बच्चा है तो पीडियाट्रिशियन का होना ज़रूरी है, तो अगर न्यूरोलॉजी है न्यूरोलॉजिकल सर्जन का ज़रूरी होना है। ठीक हो गया। सो मुझे ये भी बता दीजिएगा, नी रिप्लेसमेंट वगैरह की भी ऑप्शन इसमें होती है? अगर किसी ने नी रिप्लेस कराना है उसके लिए भी वो सर्जिकल मेथड आ जाता है। जो मेरी डीलिंग है वो है एक्सोप्रोस्थेसिस और वो होती है एंडोप्रोस्थेसिस, उसको कहते हैं ओस्टियो इंटीग्रेशन टेक्निक। सही। सो देखिए जी, ये चीज़ें हम आपके साथ शेयर इसलिए कर रहे हैं कि इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। पाकिस्तान में हमारे अस्पतालों में ये तमाम सहूलियात मौजूद है। अगर आपके बच्चे के साथ ये मसाइल हैं तो ज़रूर आपको जो है वो इस चीज़ पर नज़रसानी करनी चाहिए। प्रोस्थेटिक्स का बताती चलूँ, प्रोस्थेटिक्स वो डिवाइसेस हैं, प्रोस्थेटिक्स में प्रोस्थेसिस आ जाती हैं जो कि अज़ा कटने के बाद लगती हैं। खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह ऐसे ही है। और ये जो होती है लाइफ सेविंग सर्जरी होती है, जब कोई दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन ना कि अब उस लिम्ब को बचाया नहीं जा सकता, तो इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। कुछ तो पैदाइशी तौर पे ही बगैर लिम्ब के पैदा होते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है डायबिटीज़ के पेशेंट आ जाते हैं, कैंसर, ट्यूमर, ट्रॉमा के सिवियर एक्सीडेंट हो गया है, ब्लड सप्लाई डैमेज हो गई है, नर्व इंजरी हो गई है इतनी सिवियर किस्म की कि वो ब्लड सप्लाई रुक रही है, तो वो ये देखिए जी, ये तमाम सहूलियात हमारे ही अस्पतालों में मौजूद हैं। इसके लिए बस ये है कि जी आपको टाइमली अपने डॉक्टर से रिव्यू करना है और अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करना है। जी थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ चलेंगे जी, जिनकी बर्थडे है उनको विश करने जा रहे हैं। उस्मान जफ़र की सालगिरह है, इसके बाद जी अरसलान अनवर, मोहम्मद इब्राहिम और इसके बाद जी जोहा अरशद, मिशाल उस्मान, अरसलान महमूद और रामीन खान की सालगिरह। आप सब लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अभी एक लिस्ट और हमारे पास है, वो भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम की सूरत हाल। शहर का मौसम कैसा है और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, और अब सब इंतजार कर रहे हैं सर्दी का। तो सर्दी कब से शुरू होने वाली है? समरा की तरफ चलेंगे। समरा, आज का मौसम कैसा होगा?
बिल्कुल शहर के मौसम की बात कर ली जाए तो सुबह सवेरे शहर में हल्की खुनकी महसूस की जा रही थी, लेकिन अब आसमान पर सूरज का राज है। ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन सूरज भी अपने जलवे बिखेरने में मसरूफ है और पूरी आबोताब से इस वक्त चमक रहा है। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री और कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 53% है और इस वक्त 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों तक मौसम इसी तरह से रहेगा, मौसम मुतदल रहेगा और बहुत हद तक शहर लाहौर में मौसम के तेवर जो है वो बदल चुके हैं। सुबह और रात के औकात में खुनकी होती है, जबकि दोपहर के औकात में हल्की जो है वो गर्मी जो है वो महसूस की जाती है। महकमा मौसमियात ने जो है वो सर्दियों की आमद की भी नवीद सुना दी और ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर के आखिर में सर्दियों की आमद मुतवक्की है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में बारिशें होंगी, जिससे गर्मी जो है वो खत्म होगी और सर्दी का जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज होगा। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बारिशों का जो सिलसिला है वो अक्टूबर के आखिर में शुरू होगा। फिलहाल अभी बारिशों के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है और मौसम आइंदा चंद रोज तक इसी तरह से बरकरार रहेगा। थैंक यू सो मच जी, आपने हमें मौसम की सूरत हाल बता दी। आगे बढ़ेंगे और आज सालगिरह है जी जोया की और इसके बाद जी दौलत की। वाह क्या नाम ज़बरदस्त है, अच्छा आइडिया नाम का जी, दौलत। दौलत आती रहेगी। ताहा की सालगिरह है। रामीन की, अब ये नहीं मुझे पता लड़की का नाम है या लड़के का नाम है, वैसे भाई तो पठानों के नाम ऐसे होते हैं, दौलत खान और ये खान वो खान। अच्छा जी, रामीन, फातिमा, आयशा, आप अपना नाम बदल के ना दौलत रख लीजिएगा। नदीम भट्ट और सफियान। तो जी आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद सालगिरह की। हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन जी। अगर आपकी कल सालगिरह है आप हमें पिक्चर्स भिजवाएं और प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ना सिर्फ आप बल्कि आपके किसी प्यारे की सालगिरह है, पेरेंट्स में से, टीचर्स में से अगर किसी की सालगिरह आप उनको बहुत स्पेशल फील कराना चाह रहे हैं, आप हमें पिक्चर भिजवा सकते हैं जी और हम आपकी सालगिरह को भी ऐसी स्पेशल बनाएंगे। इसके लिए जल्दी आएँ और जल्दी पाएँ। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन और बहुत ही स्पेशल सालगिरह विश करने वाले हैं जी उस्तादों के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आज सालगिरह है 77। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो खुद तो मौजूद नहीं होते लेकिन उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहता है। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो खुद तो मौजूद नहीं होती लेकिन वो आवाज़ हमेशा ज़िंदा रहती है। मेरी आवाज़ ही पहचान है अगर याद रहे। ये वो लेजेंड फनकार हैं जिनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी जहाँ जिनकी मौसीकी कानों में रस घोलती है, वहीं हर गुजरते वक्त के साथ साथ इनकी मकबूलियत में इजाफा होता चला जा रहा है। आज अगर नौजवान नस्ल के सामने नाम लिया जाए उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता
कि वो उनकी फ़ैन ना हो। सो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को सालगिरह की मुबारकबाद, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। सो वो चाहे कवाली हो, वो चाहे गायकी हो, वो फिर चाहे फोक गायकी हो, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उनकी मिसालें लोग आज भी दे रहे हैं। आज भी लोग कहते हैं कि इन जैसे लेजेंड अदाकार जो हैं वो बहुत कम हैं। तो आज भी लोग ना सिर्फ उनकी आवाज़ को याद करें बल्कि उनके फ़न की भी हमेशा तारीफ़ करें। आगे बढ़ेंगे, हम सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हम आपको बताएंगे आज के भाव क्या है। अच्छा जी, रेट लिस्ट बतानी है। और आज मैं अखबार में टमाटर के रेट पढ़ के ही परेशान होगी जी। 700 रुपये टमाटर मिल रहे हैं, हर सब्जी इतनी महंगी है। फरीहा, रेट बता दें आज के हमें। जी बिल्कुल है ना, अगर आज हम बात करें सब्जियों के रेट के हवाले से तो सरकारी नरखनामों की बजाय ओपन मार्केट में जो सब्ज़ी की कीमत है उसमें काफ़ी ज़रा डिफरेंस देखने को नज़र आ रहा है। मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जियों की कीमतें मौजूद है। तो प्याज की सरकारी कीमत 70 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर की जो सरकारी कीमत है वो 150 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 300 से 350 में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 290 रुपये, ओपन मार्केट में 350 में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 620 रुपये, ओपन मार्केट में 750 में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर इसी तरह बात करें कुछ मौसमी सब्जियों के हवाले से तो सरकारी नरखनामे और ओपन मार्केट में इसमें भी तकरीबन 20 से 50 रुपये का डिफरेंस देखने को नज़र आ रहा है। मेथी की सरकारी कीमत 200 रुपये, ओपन मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। बैंगन की सरकारी कीमत 70 रुपये, ओपन मार्केट में 100 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह फूल गोभी की सरकारी कीमत 130, ओपन मार्केट में 170 में फ़रोख्त की जा रही है। मटर की सरकारी कीमत 390 रुपये, ओपन मार्केट में 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह शलजम की सरकारी कीमत 100 रुपये, ओपन मार्केट में 150 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी सफ़ेदपोश तबका खासा परेशान है। उनका कहना है कि सब्जियां जो है उनको महंगे दामों मिल रही हैं, और साथ ही साथ दुकानदारों का ये मौक़िफ़ है कि उनको सब्ज़ी मंडी से ही महंगी मिल रही है तो आगे सस्ती कैसे बेचें। ऐसे में दोनों जो है वो खासी ज़्यादा परेशान है। उनका चाहिए कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को चाहिए कि वो ओपन मार्केट में प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखे और साथ ही साथ जो है वो सब्जियों को कीमतों को जो है वो कम करे ताकि दुकानदार और शहरी दोनों को सहूलत हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात कल होनी है, लेकिन उससे पहले जी आपके लिए बहुत ज़रूरी जो आपका स्पेशल सेगमेंट है जी, अगर आपकी बर्थडे है तो ज़रूर आप हमें अपने पिक्चर्स भिजवाएं अपने नाम के साथ, और इसके साथ साथ आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है जी। अगर आप समझते हैं कि आपके इलाके का कोई मसला है जो कि डिस्कस नहीं हो रहा और बार बार आपको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, आप हम तक पहुँचाएँ जी। हम अपने प्लेटफॉर्म से आपका मसला जो है वो उजागर करेंगे। बाकी हमारी कोशिश होती है हम घर बैठे आपको सब्जियों के रेट बता सकें। अगर वीकेंड है तो हम आपके लिए मूवी प्लान्स बता देते हैं, शहर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही हैं आपको वो बता देते हैं। यानी हमारी कोशिश होती है घर बैठ के हम आपको तमाम मालूमात दे सकें। एक और चीज़ बड़ी अहम, क्योंकि ये आप ही का शो है तो आप अपना टैलेंट भी शेयर कर सकते हैं और प्रोग्राम में आ सकते हैं जी। अपना ख्याल रखिएगा, कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।